हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल प्रिसाइज फिजिक्स। प्रीवियसली हमने हमारे इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने देखा कि वेक्टर क्या होता है, वेक्टर से रिलेटेड छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को हमने कवर किया। और आज हमारी इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि कैसे हम दो वेक्टर्स को आपस में जोड़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन को हम दो तरीके से पढ़ेंगे, पहला होगा ग्राफिकल मेथड और दूसरा होगा मैथमेटिकल वे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं ग्राफिकल मेथड कि कैसे ग्राफिकली हम दो वेक्टर्स को जोड़ते हैं, दो वेक्टर्स का एडिशन करते हैं। अगर हम बात करें ग्राफिकल मेथड्स की तो जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला लॉ सामने आता है वो होता है ट्राइएंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो क्या होता है ट्राइएंगुलर लॉ? ट्राइएंगुलर लॉ, अगर हम दो वेक्टर्स को इस लॉ से ऐड करते हैं तो कैसे करते हैं? इफ दिस इज अ वेक्टर ए, ये एक वेक्टर ए है और ये एक वेक्टर बी है। यहां पे अगर ए वेक्टर ट्रायंगल की एक साइड को रिप्रेजेंट करता है और बी वेक्टर ट्रायंगल की दूसरी साइड को रिप्रेजेंट करता है, और कुछ इस तरह से यहां पे ये सिचुएटेड है कि इस बी वेक्टर की जो टेल है वो ए वेक्टर के हेड के साथ में टच्ड है, तो जो थर्ड साइड होगी इस ट्रायंगल की, जो कि कुछ इस तरह से मैं बना सकता हूं। अगर कोई एक थर्ड साइड को मैं एक वेक्टर की तरह रिप्रेजेंट करता हूं और उस वेक्टर की जो टेल है वो ए के टेल के साथ और हेड बी के हेड के साथ में टच हो, तो इस वेक्टर को मैं कहूंगा रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर का मतलब है ये है ए प्लस बी का रिजल्ट आफ्टर एडिशन। इसे मैं कहता हूं रिजल्टेंट वेक्टर। तो होप ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है आपके ये समझ में आ गया होगा। अगर हम ग्राफिकली इसे रिप्रेजेंट करें तो कुछ इस तरह से कर सकते हैं, वहीं अगर हम फिजिकली इसे रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम कैसे इसे अज्यूम करें, आइए देखते हैं। वेक्टर्स, फोर्स जो है वो एक वेक्टर होता है, ये हमने अभी समझ लिया है। तो मैं कुछ ऐसा अज्यूम करता हूं कि इस मार्कर पेन के कैप को मैं अपने राइट हैंड से कुछ इस तरह से ऊपर की तरफ पुश करूंगा, यानी इसके ऊपर मैं फोर्स लगाऊंगा ऊपर की तरफ, और अपने लेफ्ट हैंड से मैं इसके ऊपर फोर्स लगाऊंगा सामने की तरफ। यानी कि मैं यहां पे दो तरीके से फोर्स लगाऊंगा, एक फोर्स जो रिप्रेजेंट करेगी ए वेक्टर को और दूसरी फोर्स जिसे मैं बी वेक्टर से रिप्रेजेंट करने वाला हूं। अगर मैं ऐसा करता हूं तो क्या होगा? सपोज दिस कैप इज इनिशियली हेयर और यहां से मैं इसके ऊपर फोर्स लगाने वाला हूं। अपने लेफ्ट हैंड से मैं इसे बी डायरेक्शन में पुश करूंगा और अपने राइट हैंड से बी डायरेक्शन में और लेफ्ट हैंड से ए डायरेक्शन में मैं इसे पुश करने वाला हूं। अगर मैं ऐसा करता हूं तो जो रिजल्टेंट फोर्स है, अगर मैं इक्वल फोर्स लगाता हूं तो ये कुछ इस डायरेक्शन के अंदर चला जाएगा। यानी इसके ऊपर मैंने दो डायरेक्शन में फोर्स लगाई, बट जो रिजल्टेंट फोर्स इसके ऊपर लगी वो कुछ ऐसी लगी। और ये a प्लस बी का रिजल्ट है, यानी a वेक्टर और b वेक्टर ने मिलके टोटल कितनी फोर्स लगा दी? r। यानी रिजल्टेंट फोर्स को मैं इस r वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। तो कुछ इस तरह से हम फिजिकली इस वेक्टर ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरे पार्ट की अगर हम बात करें तो दूसरा लॉ होता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है? ये लॉ, इस लॉ के अंदर अगर हम दो वेक्टर्स को ले रहे हैं, इस लॉ में अगर हम दो वेक्टर्स को ले रहे हैं और कुछ इस तरह से ले रहे हैं कि एक वेक्टर a जो है वो इस पैरेललोग्राम की एक साइड है और दूसरा वेक्टर जो है वेक्टर b वो एक पैरेललोग्राम की ही वो साइड है जो कि a के पैरेलल नहीं है। पैरेललोग्राम के अंदर पेयर्स होते हैं, दो पेयर्स होते हैं, अपोजिट
और पैरेलल साइड्स के, तो यहां पे वो दो साइड्स जो आपस में पैरेलल नहीं होती, अगर उन दोनों साइड्स को हम दो वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं जिनके बीच में थीटा एंगल बनता है, तो यहां पे अगर हम इन दोनों वेक्टर से एक पैरेललोग्राम अज्यूम करते हैं तो इस पैरेललोग्राम का ये डायगोनल, ये लॉन्गेस्ट डायगोनल दो बन सकते हैं, बट यहां पे जो लॉन्गेस्ट डायगोनल पॉसिबल होगा वो डायगोनल रिप्रेजेंट करता है रिजल्टेंट वेक्टर को, यानी कि यहां भी a प्लस बी बराबर होगा r के। तो ग्राफिकली कुछ इस तरह से हम a और b को r के बराबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो होप ट्रायंगुलर लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जो है ग्राफिकली जो दो मेथड्स हैं, इजी मेथड्स, आपके ये समझ में आ गए होंगे। इसी तरह अगर हम एक तीसरे लॉ की बात करें जिसे पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी कहा जाता है, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो पॉलीगन्स क्या होते हैं? पॉलीगन्स लॉ यानी अगर बहुत सारे वेक्टर, सपोज ए वेक्टर, बी वेक्टर, सम सी वेक्टर, डी वेक्टर, ये सब वेक्टर्स मिलके एक पॉलीगन बनाते हैं, तो यहां पे a एंड b का रिजल्टेंट कुछ इस तरह से मैं लिख सकता हूं, यानी ये जो वेक्टर होगा ये बराबर होगा a प्लस बी के। a प्लस बी और c ये भी आपस में ऐड हो जाएंगे। इसका मतलब अगर मैं यहां पे इस वेक्टर को रिप्रेजेंट करना चाहता हूं तो ये बराबर हो जाएगा a प्लस बी प्लस c के। सिमिलरली अगर ये पूरा बड़ा वेक्टर इस d के साथ ऐड होता है तो यहां ये जो रिजल्टेंट वेक्टर r है ये बराबर होगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी के साथ। यानी कि अगर हम बहुत सारे वेक्टर्स को कुछ इस फॉर्म में आपस में ऐड करते हैं या जोड़ते हैं जहां पे सारे वेक्टर्स एक दूसरे के साथ हेड के साथ उनकी दूसरे वेक्टर की टेल जो है वो जॉइंट है, तो वहां पे जो एक फाइनल वेक्टर होगा जॉइंट, उस वेक्टर को हम कह सकते हैं कि वो वेक्टर इन सारी साइड्स का सम होगा, यानी कि इन सारी वेक्टर्स का सम होगा। इस लॉ को हम कहते हैं पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ये जो तीनों ग्राफिकल लॉज हैं, होप आपके ये तीनों लॉज अच्छी तरीके से क्लियर हो गए होंगे। अगर ये तीनों आपके अच्छे से समझ में आ गए तो हम आगे बढ़ते हैं मैथमेटिकल मेथड्स पे कि मैथमेटिकली कैसे हम दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं। अगर हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो यहां मैथमेटिक्स से ज्यादा इन ग्राफिकल मेथड्स को समझना बहुत जरूरी है, ताकि हम डिफरेंट मोशन की सिचुएशंस को अज्यूम कर पाएं कि जब दो वेक्टर्स अलग अलग डायरेक्शंस में हैं तो उनके रिजल्टेंट वेक्टर्स कहां और कौन सी डायरेक्शन में होंगे। इसके लिए ग्राफिकल मेथड्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम पढ़ते हैं मैथमेटिकल मेथड्स ऑफ वेक्टर एडिशन। तो अगर हम वेक्टर एडिशन को मैथमेटिकली करना चाहते हैं तो इसे सिंपली किया जा सकता है। अगर हमारे पास में दो वेक्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल x1i y1j प्लस z1k एंड बी वेक्टर हमारे पास में है x2i प्लस y2j प्लस z2k, तो अगर हम मैथमेटिकली a प्लस बी लिखना चाहते हैं तो हमें सिर्फ i के कोफिशिएंट्स को आपस में ऐड करना है, क्योंकि i यहां इन दोनों के अंदर कॉमन आ जाएगा। अगर मैं पहले इसे सिंपली कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर दूं, z1k प्लस x2i प्लस y2j प्लस z2k, यहां i और i दोनों डायरेक्शन के अंदर i कॉमन आ जाएगा तो मेरे पास बचेगा x1 प्लस x2i प्लस यहां मैं लिख सकता हूं y1 प्लस y2j प्लस z2 प्लस z1k। यानी सिंपली मैथमेटिकली अगर मैं दो वेक्टर्स को जोड़ना चाहता हूं तो मुझे सिर्फ उनकी सेम डायरेक्शंस के अंदर जो कोफिशिएंट्स हैं उन्हें आपस में ऐड करना होगा।
और मेरे पास में रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा और रिजल्टेंट वेक्टर आर ए प्लस बी को शो करेगा। बट ये केस कब है, ये केस कब अराइज हो रहा है, जब हमारे पास में दोनों वेक्टर्स गिवन है। सपोज मैं आपको ये बोल दूं कि देयर आर टू वेक्टर्स ए एंड बी, ए का मैग्नीट्यूड इतना है, बी का मैग्नीट्यूड इतना है और दोनों के बीच में इतना एंगल बन रहा है। यानी हमें गिवन है दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड एंड दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल। तो हम रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए भी हमारे पास में एक फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला है और उस फॉर्मूले को हम डिराइव करते हैं। तो सबसे पहले रिजल्टेंट वेक्टर एडिशन के अंदर अगर आपके पास में दो वेक्टर्स गिवन होंगे तो कैसे आएगा ये आपको पता होना चाहिए, तो आप इसे देख सकते हैं। अगर हम बात करें मैग्नीट्यूड वाले पार्ट की, तो चलिए उसे डिराइव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में दो वेक्टर्स गिवन है कुछ इस तरह से, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, और ये दोनों वेक्टर आपस में कितना एंगल बनाते हैं? थीटा। हमें ये वेक्टर गिवन नहीं है, हमें इन दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन है, बट हम लेट कर रहे हैं कि इन दो वेक्टर्स को हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या हम इन दोनों को जोड़ के अज्यूम कर सकते हैं एक पैरेललोग्राम? यस, ऑब्वियसली हम कर सकते हैं। और यहां से अगर मैं इसके ऊपर एक नॉर्मल ड्रॉ करता हूं, ये नॉर्मल, तो ये यहां पे बनाएगा 90 डिग्री का एंगल। अगर ये एंगल थीटा है तो ऑब्वियसली ये एंगल भी बराबर होगा थीटा के। और यहां पे हम ड्रॉ कर देते हैं हमारा आर वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर। ये रिजल्टेंट कैसे आएगा इसे हम ग्राफिकली प्रूव कर चुके हैं। और हम ये लेट कर लेते हैं कि ये रिजल्टेंट वेक्टर इस ए वेक्टर के साथ में अल्फा एंगल बनाएगा। अब जितने भी पॉइंट्स हैं उन्हें हम एक बार उनका नाम लिख देते हैं कुछ ना कुछ। तो लेट ए बी सी डी ई, ये कुछ पॉइंट्स हैं, हमने इन्हें आपस में इन्हें ए बी सी डी के नाम से रिप्रेजेंट कर दिया है। तो अगर हम यहां पे देखें तो एक ट्रायंगल बन रहा है ए सी एंड टी, ट्रायंगल ए सी एंड डी, और एक ट्रायंगल बन रहा है ट्रायंगल ई डी एंड। यहां पे अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, यानी ट्रायंगल ए सी एंड डी, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसके अंदर मैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकता हूं। और पाइथागोरस थ्योरम का अगर मैं यूज करूंगा तो वो हाइपोटेन्यूस यानी कि ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर मैं इसे लिख सकता हूं। यानी कि हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर एंड बेस का स्क्वायर। इसे हम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम, जो आप सभी को अच्छे से मालूम है। अगर मैं बात करूं CD की, तो CD मुझे फाइंड करना पड़ेगा क्योंकि मुझे डायरेक्ट वैल्यू CD की मालूम नहीं है। और यहीं पे अगर मैं बात करूं AD की, तो AD को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूं, यानी AD कैन बी रिटन एज AE दिस साइड, AE प्लस ED, AE प्लस ED। यानी अब मेरे पास में दो अननोन चीजें हैं, एक CD एंड एक ED। अगर मुझे इन्हें फाइंड करना है तो उसके लिए सिंपली मैं इस रिजेंबलेंस का यूज करता हूं कि यहां पे एक पैरेललोग्राम की जो दोनों साइड्स होती हैं वो हमेशा इक्वल होती है। तो अगर ये ए बी बी वेक्टर है तो ई सी भी बी वेक्टर होगा, और अगर ये एक बी वेक्टर है तो यहां पे एंगल बन रहा है थीटा। तो थोड़ी सी अगर हम ट्रिग्नोमेट्री के साथ खेलें तो इन ट्रायंगल सी ई डी, यानी इस ट्रायंगल में अगर हम बात करते हैं
साइन थीटा की। तो साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर कौन है? सी डी, और हाइपोटेन्यूस अपॉन आएगा बी, और बी को मैं यहां मल्टीप्लाई कर देता हूं। इसी तरह अगर मैं निकालना चाहता हूं इसी ट्रायंगल के अंदर मैं cos थीटा निकालना चाहता हूं, तो cos थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, दैट इज ई डी अपॉन में हाइपोटेन्यूस जो कि है b, और b को वापस से मैं कहां मल्टीप्लाई कर दूंगा? नीचे से cos थीटा। यहां भी b यहां आ गया नीचे से, और यहां भी यहां पे आ गया। इसका मतलब मेरे पास में अब दो अननोन चीजें थी जो सी डी एंड ई डी, दोनों की वैल्यूज आ गई हैं, और अब मैं यहां इस क्वेश्चन के अंदर इसे पुट करता हूं इस कंडीशन में। AC को रिप्रेजेंट किया जा सकता है R से, तो ये बन गया R स्क्वायर। CD को रिप्रेजेंट किया जा सकता है B साइन थीटा से, तो ये बन गया B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, प्लस AD स्क्वायर की जगह पे मैं लिख सकता हूं AE प्लस ED, जहां पे AE रिप्रेजेंट करता है A को, प्लस ED रिप्रेजेंट करता है B cos थीटा को, और मुझे इसका लेना है स्क्वायर। अगर मैं इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लूं तो B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहां बचेगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2AB cos थीटा, दैट इज इक्वल्स टू R स्क्वायर। लेट मी यूज दिस स्पेस। तो R स्क्वायर बराबर हो गया A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर को मैं कॉमन निकाल रहा हूं, B स्क्वायर को मैं साइन स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा में से कॉमन निकाल रहा हूं, तो ये बच गया B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, एंड पीछे बचा 2AB cos थीटा। यानी R स्क्वायर इज इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये बराबर होता है 1 के। इसीलिए यहां मैं B स्क्वायर इसे छोड़ देता हूं, और ये बन गया AB cos थीटा। अगर मैं रिजल्टेंट निकालना चाहता हूं तो रिजल्टेंट बराबर होगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा के। यानी अगर मुझे AB का मैग्नीट्यूड पता है और दोनों के बीच का एंगल पता है, तो मैं इजीली बता सकता हूं कि उन दोनों का सम अगर मैं करता हूं तो रिजल्टेंट कितना होगा। यही अगर इसी लॉ में हम इसी लॉ का यूज करके हम मैथमेटिकली ये प्रूव करना चाहते हैं कि हमारा रिजल्टेंट ए वेक्टर से कितना ऊपर होगा या कितना एंगल बनाएगा, तो उस एंगल को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं अल्फा से। और यही अगर मैं इस ट्रायंगल ACD में tan अल्फा की बात करूं, tan अल्फा, तो वो बराबर होता है CD अपॉन में AD, वो बराबर होगा CD अपॉन में AD, और CD को हमने यहां फाइंड किया था, CD कैन बी रिटन एज B साइन थीटा, एंड AD को लिखा जा सकता है AE प्लस ED, और AE बराबर होता है A के प्लस ED बराबर होता है B cos थीटा के, B cos थीटा। यानी कि अगर मैं ये एंगल फाइंड करना चाहता हूं कि मेरा रिजल्टेंट कितना एंगल बनाता है वेक्टर A के साथ, तो उसके लिए मैं इस फॉर्मूले का यूज कर सकता हूं। अगर मैं रिजल्टेंट फाइंड करना चाहता हूं तो मैं डायरेक्ट इस फॉर्मूले का यूज कर सकता हूं। तो इस तरह मैथमेटिकली हम R की वैल्यू निकाल सकते हैं डायरेक्टली सम करके
आई जे के कोफिशिएंट्स को, या अगर हमें मैग्नीट्यूड और एंगल गिवन हो तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, हमारी वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।